बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सीमिल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं बुजुर्ग मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमिल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ चूँकि अभी प्रोग्राम से चंद लम्हे पहले ही खबर आई नवाब शाह से कि वहाँ पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और हम दुआ करते हैं कि सब वहाँ पर खैरियत से रहे। बिल्कुल, रेक्टर स्केल पर उसकी शिद्दत जो है वो 3.5 रिकॉर्ड की गई। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों से ये खबरें भी आ रही हैं कि धुंध है, सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है और मुख्तलिफ मकामात पर अब ट्रैफिक पुलिस जो है वो इस चीज़ के बारे में बड़ी कॉन्शियस हो गई है कि लोगों को आगाही देनी है कि धुंध में अगर आपने ट्रैवल करना है तो एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनानी है। बिल्कुल, जैसे कि आपने जिक्र किया ये मौसम का, तो उसके साथ साथ एक और तब्दीली भी आने वाली है और ये दुआ करेंगे तब्दीली ना आए, क्योंकि ये मुस्बत नहीं है, महंगाई होने जा रही है। मुझे सुनना ही नहीं है ये तब्दीली क्या है, तब्दीली ना आए, ये ना आए, क्योंकि बिजली की कीमतें एक बार फिर बढ़ने की समरी भेज दी गई है और जो पेट्रोल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमतें तो बढ़ गई और सितंबर पेट्रोल बढ़ने की समरी है। तो अब ये दुआ करें आपके समरी अप्रूव ना हो और वापस भेज दी जाए, क्योंकि अगर ये अप्रूव होगी तो फिर एक बार फिर महंगाई का जो फ्लो है वो बढ़ सकता है। बिल्कुल, 7 रुपए के करीबन तजावीज़ जो है वो दी गई हैं कि कल से अगर ये समरी मंजूर होती है तो पेट्रोल बढ़ जाएगा और फिर पेट्रोल बढ़ेगा तो यू कैन वेल इमेजिन कि महंगाई किस तरह उसका ग्राफ ऊपर जाएगा। मुझे समझ नहीं आती, एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है सिर्फ महंगाई को देख देख कर, दूसरी तरफ उसके सदेबाब के लिए कोई इकदाम अपैरेंटली नजर नहीं आते हैं कि आवाम को रिलीफ मिले। तो फिर आप दुआ करेंगे ना कि तब्दीली ना आए। तो करेंगे कि इस तरह से ना हो और आज फैसला होना है तो इस पर फैसला हो जाए कि ये समरी अप्रूव ना हो। एनीवेज इस पर भी हम बात करेंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी है, लेकिन अभी नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीडीएम ने हुकूमत को 31 जनवरी तक मुस्ताफी होने की मोहलत दे दी। हुकूमत मुस्ताफी ना हुई 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। पीडीएम जमातें लाहौर जलसे के बाद पूरी तरह बेनकाब हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अपोजिशन जमातें जितने मर्जी जलसे कर लें एनआरओ नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। ओगरा ने हाई स्पीड डीजल 7 रुपए फी लीटर महंगा करने और पेट्रोल की कीमत 5 रुपए फी लीटर इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी। पेट्रोल बहरान तहकीकाती कमीशन ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम और डीजी ऑयल को कसूरवार ठहरा दिया। कमीशन ने ओगरा को तहलील करने की सिफारिश भी कर दी। कोरोना की दूसरी लहर। पाकिस्तान में मजीद 73 अफराद जान की बाजी हार गए। एक दिन में 2459 नए केस रिपोर्ट। पेशावर में एक और लेडी डॉक्टर कोरोना के बाद शहीद, तादाद 31 हो गई। दुनिया भर में आज चाय का दिन मनाया जा रहा है। शदीद सर्दी से हलकान हूँ या दिन भर की थकान, बस 2 घूंट भांप उड़ाती गर्म चाय की चुस्कियां सारे मसाइल हल कर देती। टॉप स्टोरीज आपने जानी, बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का, लेकिन उससे पहले जो कल सारा दिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती रही और पॉलिटिकल लीडर्स जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बात करते रहे वो सुनवाते हैं आपको। तो देखिए, आपने जिस तरह से शेख रशीद साहब ने कहा है, एंड पे बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की कि जिससे आप बात करना चाहते हैं वो उससे बात करवा देते हैं, क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि शेख रशीद करा देते हैं तो मैंने प्रोड्यूसर से बात करनी है तो मैं फिर शेख रशीद से कहूं, क्योंकि मैं आई वाज एक्चुअली कॉलिंग हिम। मुखातिब नहीं, अपोजिशन से मुखातिब थे, तो इसलिए अपोजिशन को जो ऑफर किया ना बड़ी जबरदस्त ऑफर है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि ऐसी बात पहले नहीं की गई गवर्नमेंट की तरफ से। पहले ऐसे लग रहा था कि गवर्नमेंट भी कह रही थी कि हम किसी पर बात नहीं करेंगे, एनआरओ पर बात नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से कल बिलावल भुट्टो ने जब संडे को जलसे में कहा कि अब डायलॉग का वक्त खत्म हो चुका है और अब किसी से हम बात नहीं करेंगे, तो शेख रशीद साहब की ये बात कि हम बात करवा देते हैं, आप जिससे भी बात करना चाहते हैं, एक अहम पेशरफ्त हो सकती है। बिल्कुल अहम पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब पीडीएम उसको कंसिडर करे। अब पीडीएम ने कहा है कि 31 जनवरी तक की डेडलाइन है गवर्नमेंट के पास कि वो रिजाइन कर दे, और गवर्नमेंट से मुराद पूरी की पूरी गवर्नमेंट है, सिर्फ इमरान खान साहब नहीं है। पहले इमरान खान साहब को जाने के लिए कहा जाता था। बहरहाल जी उन्होंने कहा मुस्ताफी हो जाएं उसके बाद, वरना हम लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च भी ऐसा होगा कि वो धरने में तब्दील हो जाएगा और जब तक हुकूमत नहीं जाएगी हम वहां से नहीं हटेंगे। अब कुछ लोग ये भी बात कर रहे थे कि जनवरी का एक गैप
क्यों दिया गया। उसमें अबूजर मुझे पर्सनली भी ये लगता है क्योंकि सर्दी की मतलब शिद्दत इतनी ज्यादा है कि उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा इसको लेकिन अगर मौसम की बात हो तो फिर मौसम में इसका मतलब इंकलाब नहीं आ सकते अगर सर्द मौसम हो। दुनिया में बड़ी बड़ी मिसालें हैं, रशिया की भी। अब आप इनकलाबी बातें ना करें ना, मौसम में तो ठंडा ही रहना है, आप चाहे जितना मर्जी इंकलाब आना है तो उसके लिए मौसम कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में देखें तो बहुत से इंकलाब आए, उसमें मौसम की किसी किस्म की खातिर नहीं में लाया गया। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लग रहा है कि वक्त दिया जा रहा है, कुछ टाइम दिया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिन में क्या हो सकता है, शायद कुछ ऑफर्स आए, शायद कुछ मामला बेहतर हो सकें, जिसके बाद सिचुएशन कुछ पाकिस्तान में बेहतरी की तरफ आए। लेकिन अभी तक जो 31 जनवरी की डेट दी गई कि मुस्ताफ़ी हो जाए हुकूमत, अभी ये प्लान नज़र तो नहीं आ रहा हुकूमत का, लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि लॉन्ग मार्च शायद फिर हो जाए। लॉन्ग मार्च शायद फिर हो जाए। इस पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाजिया सोबिया, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पीडीएम का अब फाइनल जलसा तो हो गया जो लाहौर में होना था, उसमें बहुत लोगों के तजिए भी सामने आए, आवाम भी ये कह रही थी कि फाइनल अनाउंसमेंट होना चाहिए थी। आर या पार का कॉन्सेप्ट इस जलसे की तकारीर में नजर नहीं आ सका, और कल जो एक पूरा सेशन हुआ उसके बाद ये कहा कि 31 जनवरी तक फिर डेडलाइन है गवर्नमेंट के पास। थैंक यू जी, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, सबसे पहले तो ये परसेप्शन जो लोगों को अवाम को जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है कि जलसा जो है वो बिल्कुल नाकाम था और बिल्कुल कुछ भी नहीं था उसमें। तो देखें, इतने सख्त मौसम के बावजूद और जिस तरह से थ्रेट्स थी या जिस तरह से भी आपने देखा कि जो एक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जलसा किया था मीनार पाकिस्तान में, उसके बाद लाहौर में सबसे ज्यादा कामयाब जलसा यही हुआ है। तो ये उनकी परसेप्शन बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये है कि जब आप एक इंटरव्यू के लिए इंटरनेशनल चैनल्स को बहुत ओन करते हैं और वो उनके इंटरव्यूज को आप रिपीट कर करके और ट्रांसलेशन के साथ चलाते हैं, तो जो इंटरनेशनल चैनल्स ने जो रिपोर्टिंग की है इस जलसे के बारे में वो भी आप जरा दिखा दें। तो ये परसेप्शन बहुत गलत है हुकूमत की, और ये इससे हुकूमत की बौखलाहट का पता चल रहा है कि शाजिया साहबा ये ठीक है जो भी आप बता रही हैं कि जलसा कामयाब था या फिर उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, ये तो चीज़ अब बहस से हम बाहर निकलना चाहिए कि तादाद कितनी थी, लेकिन असल तो मामला आता है इम्पैक्ट का। एक और बात जो की जा रही है वो ये कही जा रही है कि जलसे के दौरान जब बात की जा रही थी तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो आवाम थी, जो पीडीएम की सपोर्टर थी, कि कोई बड़ा ऐलान होगा। ऐसा लगा कि बड़ा ऐलान नहीं हुआ, फिर से कोई डेट दी गई, वो भी कंफ्यूज थी कि जनवरी के एंड या फरवरी के आगाज में। तो इससे इसकी क्या वजह है? देखिए जी, वहां पे यही बात की गई थी कि ये जलसा आखिरी होगा, क्योंकि पीडीएम जो है वो अवाम की आवाज बन के बाहर निकली है, अवाम के साथ निकली है। तो अब ये अवाम की जो तकलीफात हैं उनको देखते हुए हम आगे जाएंगे। और जनवरी इसलिए हमने वो किया है कि उसमें थोड़ा सा जो वेदर है वो भी हमारे लिए सूटेबल होगा। और दूसरा ये है कि अगर हुकूमत जो है वो अपने आप को बचाना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो उनके लिए टाइम दिया है। हमारा टाइम फ्रेम, हमारे जो रेजिग्नेशन है, सब चीजें हम अपनी तरफ से रेडी है, अपनी तरफ से रेडी है, रेजिग्नेशन तैयार करके बैठे हुए। डॉक्टर साहिबा, कल शेख रशीद साहब ने कहा कि अगर पीडीएम का प्लेटफॉर्म या क़यादत डायलॉग्स करना चाहती है तो जरूर मोस्ट वेलकम, और जिससे करना चाहती है हम करा देते हैं। क्या उनकी इस ऑप्शन पे गौर किया जाएगा? क्या डायलॉग्स की ऑप्शन मौजूद है? देखिए जी, शेख रशीद साहब की जो बात है उनको तो कभी किसी ने सीरियस लिया नहीं। पहले तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी बता दें कि एज अ रेलवे मिनिस्टर उन्होंने कौन से झंडे गाड़े हैं जो अभी वो एज अ इंटीरियर मिनिस्टर बैठ के वो काम करेंगे। तो उनकी बात को तो सीरियस नहीं लिया जा सकता। हाँ, जब एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग विदाउट प्राइम मिनिस्टर हो सकती है तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर से बात करने का कोई फायदा नहीं है जो एक डमी प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको तो फिर किससे बात करना चाहते हैं? अगर डायलॉग की ऑप्शन आती है तो पीडीएम क्या सजेस्ट करेगा, किससे डायलॉग करने हैं? देखिए, वो तो लाएअमल जो है वो पीडीएम की क़यादत बताएंगी कि किस तरह से करना है और आगे क्या हमारा एक्शन होगा, प्लान ऑफ एक्शन क्या है। तो वो जब सारी चीजें डिसाइड होंगी तो फिर हम आगे वो चीजें करेंगे। ये कबल वक्त है कि ये सारी चीजें हम पहले से ही उस चीज को हम बता। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अभी ये चीजें कबल वक्त हैं कि किससे डायलॉग करना है, लेकिन ये तो बता दीजिए कि इतनी हार्ड लाइन लेने के बाद कि इस्तीफे की ऑप्शन है, अगर ना दिया गया इस्तीफा वज़ीर आज़म की तरफ से तो फिर क्या किया जाएगा? आप इस्तीफे दे देंगे सब, क्योंकि यही बात की जा रही है, ऑप्शन तो कोई नहीं है। आईनी तरीकाकार की बात भी की जाती है कि तहरीक अदम एतमाद लें, वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि ऐसा आप कर लें, उस तक क्यों नहीं कोई बात की जा रही?
देखिए जी, ये सारे जो आईनी तरीके हैं उन सबको फॉलो किया जाएगा। सबसे लास्ट में जो ऑप्शन आता है वो है हमारा कि आप असेंबली रिजॉल्व करें और जनरल इलेक्शन करा लें। तो अगर हुकूमत जो है वो इस पे आ जाती है तो वेल एंड गुड। अगर देखिए, हमें इस वक्त जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है हमारे जो इनके किए गए वादे हैं उनको ना पूरा करना हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो अवाम ने देखे, अवाम अभी भी आपने देखा होगा कि आज से पेट्रोल जो है वो महंगा होगा। महंगाई के इतने पहाड़ तोड़े हैं और बेरोजगारी जो इन्होंने बढ़ाई है, उसके अलावा जो इन्होंने अपने वादे किए थे 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर, वो उनमें से एक वादा पूरा नहीं किया है। तो देखिए, हम उन चीजों को लेके आगे निकले हैं और अगर ऐसी चीज हुई जिसमें जमहूरियत को या आइन को हमने कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हो सकता है कि हम इस चीज को आईनी तरीके से आगे लेके चले जिसमें जमहूरियत को कोई नुकसान ना पहुंचे। और पीडीएम का यही सबसे मेन कहना है कि हम जमहूरी तरीके से आगे जाएंगे, हम अवाम के आवाज बन के जमहूरी तरीके से आगे जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा कि पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत बात हो रही थी, जिसको ऑब्वियसली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्लियर कर दिया रेजिग्नेशंस के हवाले से। अब रेजिग्नेशंस की ऑप्शन भी मौजूद है, अदम एतमाद की तहरीक भी आ सकती है, तो क्या ये सब चीजें 31 जनवरी के बाद डिसाइड की जाएंगी? नहीं, देखिए जी, ये सारी चीजें अभी प्रोसेस में हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अभी इनके रेजिग्नेशन सबमिट नहीं हुए हैं। अब जो प्रोसेस है वो यही है कि अपनी जो मीटिंग्स होंगी और जो हमारे मेंबरान हैं उनके रेजिग्नेशन सबमिट होंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा जिसमें ये सारी चीजें डिसाइड होंगी। लेकिन हुकूमत तो कहती है अपना शौक पूरा कर लें, आपने जो लॉन्ग मार्च करना है कर लें, होना उससे कुछ नहीं है। हुकूमत तो जितनी बौखलाई हुई है, जिस दिन पीडीएम का पहला जलसा था तो उस दिन से लेकर हुकूमत बहुत बौखलाई हुई है और उनको ये यकीन नहीं था कि पीडीएम के आवाज पे या जो अवाम की आवाज बन के पीडीएम बाहर निकली है उस पर इतना ज्यादा रिस्पांस मिलेगा और इतनी सख्त जो है वो तहरीक चलेगी। तो उनको ये यकीन नहीं था, लेकिन अब वो उनकी बौखलाहट आपके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से पता चल रही है। जिस तरह से वो धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इतना अगर वो आवाम के लिए काम करते तो मेरे ख्याल में पीडीएम का वजूद ही नहीं होता। डॉक्टर साहबा, एक और चीज जिसमें आपने कहा कि बौखलाहट का शिकार है हुकूमत, अब ये जलसा तो हो गया, इसके बाद 31 जनवरी खासा अभी टाइम है, तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त है। इसमें किस तरह से आपने सोचा है पीडीएम ने कि क्या आगे करना है, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि जो आपके कारकुनान हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद में जलसों में निकले, इसमें कोई शक नहीं है, गुजरांवाला से लेकर लाहौर तक जितने भी जलसे दरमियान में हुए हैं उसमें तादाद भी ज्यादा थी, लोग भी बाहर निकले। लेकिन अगर ये 1.5 महीना लोगों को मुतहरिक नहीं रखा जाएगा, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, कोई शेड्यूल नहीं होगा, तो फिर ये तहरीक आपको नहीं लगता कि इसका जोर जो है वो कम हो सकता है? देखिए जी, आपने पहले भी जो तहरीकें चली हैं, एमआरडी हो, एआरडी हो, वो आपने देखी थी, वो तहरीकें भी ऐसी ही थी। लेकिन इंशाल्लाह हम अपने कारकुनों के साथ हैं, हम अवाम के साथ हैं, हम उनके जो भी प्रॉब्लम थे उनको सॉल्व करेंगे। और जो बात हमारी मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि पार्लियामेंट को जो बालादस्ती है, आइन की बालादस्ती है, उसको कायम रखना है। तो अवाम के साथ हम लोग हैं। अब जो सीईसी की मीटिंग होनी है उसमें सारा डिसीजन होगा और इंशाल्लाह 27 दिसंबर जो मोहतरमा की बरसी का दिन है उस पे हमारा एक और जलसा होना है और आप देखेंगे कि हम अवाम के साथ हैं और कारकुन हमारे साथ रहेंगे और हम उनके जो भी इंगेजमेंट होंगी वो हम उनके साथ करते रहेंगे। अच्छा, ये 27 दिसंबर का जलसा जो आपने बताया, ये क्या पीडीएम का जलसा होगा या सिर्फ पीपल्स पार्टी का होगा और ये कहां पर होगा? देखिए जी, ये इंशाल्लाह लाड़काना में ही होगा और ये देखिए उसमें हो सकता है कि उसमें पूरी क़यादत पीडीएम की शिरकत करेगी और हो सकता है कि वो सिर्फ पीपल्स पार्टी का ही जलसा हो। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और डॉक्टर साहिबा बता रही थी कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और ऐसा नजर आ रहा है क्योंकि जलसों से अब बैक स्टेप पर जा रही है और बार बार डायलॉग्स करने का कह रही है। ये मैं नहीं कह रही, ये डॉक्टर साहिबा कह रही थी और फिर उन्होंने कहा हमारे पास सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, हम डिसाइड करेंगे म्यूचुअली कि क्या। लेकिन मेरे ख्याल में होना ऐसे चाहिए कि डायलॉग का रास्ता कोई बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई भी एंड हतमी नतीजा नहीं निकल सकता, आपको डायलॉग करना पड़ता है। बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो डायलॉग से ही हल होती हैं। अगर आप सिर्फ ऑन द फील्ड
फील्ड ही डिसीजंस लेने निकलते हैं, हार्ड लाइन इतनी ज़्यादा लेते हैं तो अक्सर उसमें मुश्किल हो जाती है और वो दोनों पार्टीज़ के लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए डायलॉग का जो रास्ता है वो हमेशा अपनाना चाहिए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि कल वज़ीर आज़म ने फिर एक दफ़ा ऐलान ये कह दिया कि जो मर्जी कर लो, अपना शौक भी पूरा कर लो, तमाम जितने हरबे अपनाने हैं अपना लो, मैं एनआरओ नहीं दूं। जी, उन्होंने तो ये भी कहा कि पैसे ज़ाया करें और वक्त भी ज़ाया करें। बाय द एंड ऑफ दिस टेन्योर आई एम गोना से दिस दैट दिस इज हिज फेवरेट डायलॉग। वो चाहे ऑब्वियसली डीप डाउन मीनिंग्स हैं उनके, तो उनको मजबूर वो करते हैं कि वो हर अपने खिताब में, हर स्पीच में ये बात बोले, बट मुझे अब मजा आता है व्हेनेवर ही सेज कि एनआरओ नहीं दूंगा तो मैं कहती हूँ फिर कह दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर कह दिया। एग्जैक्टली, कल उन्होंने ट्वीट में यही कहा कि पैसे ज़ाया हो रहे हैं, वक्त ज़ाया हो रहा है और सिर्फ कोरोना जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं आ रहा। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि जाली बयानी की मुकम्मल हकीकत भी सामने आई है। उनके मुताबिक तहरीक जो है अभी तक नाकाम दिखाई दे रही है, लेकिन चूंकि तहरीक नाकाम है या इसके कोई फ़ायदे हासिल हो रहे हैं, उसका एक एंड रिजल्ट निकलना चाहिए कि पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। तो कोरोना केसेस जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से तो पाकिस्तान का फिलहाल नुकसान हो रहा है, पाकिस्तानियों का नुकसान हो रहा है, तो इसको ज़रूर देखना चाहिए। अच्छा, सिर्फ कोरोना की वजह से ही नहीं है बुज़र, अब आप देखिए कि जब अगर ये तहरीक शुरू होती है और लॉन्ग मार्च शुरू होता है या धरने शुरू होते हैं तो उससे इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑलरेडी वी नॉट सेइंग कि वो नहीं कर सकते, वो बिल्कुल कर सकते हैं, उनका जमहूरी हक भी है और अगर वो करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उनकी चॉइस होगी। ये बात हम पीटीआई का जब धरना था तब भी कहते थे, रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी, और अब अगर पीटीएम धरना या जा रही है हम तब भी कह रहे हैं कि प्लीज 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 बिगर स्टेक को जरूर नजर में रखें कि पाकिस्तान का फायदा किसमें होना है। और उस वक्त भी हमें याद है प्रेसिडेंट चाइना ने आना था और बहुत सी चीजें होनी थी जो नहीं हो सकी, बिकॉज फॉर अ लॉन्गर टाइम आपका जो कैपिटल है 3 महीने आपका इतना मुश्किल रहा हो और पॉलिटिकल टर्मोइल नजर आ रहा हो, इकोनॉमी नीचे जा रही हो, तो फिर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी देख रही होती है, इन्वेस्टमेंट की तरफ वो भी नहीं आती है। जो पाकिस्तान में इकॉनमी बेहतर हो रही है, जो पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज और रोज़ रोज़ जो आपको देख रहे हैं कि इकॉनमी में बेहतरी आ रही है, रिजर्व में बेहतरी आ रही है, अगर उसमें फिर से नुकसान शुरू हो जाता है तो वो पाकिस्तानियों का नुकसान है। बिल्कुल। इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, दोबारा बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे आलमी वबा कोरोना की, जिसके सबब पाकिस्तान में भी कल मजीद अमवात हुई और इसमें 73 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, यानी कि रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा हो रहा है। अमवात में अगर फ्लक्चुएशन आ जाए, रेट ऊपर नीचे हो जाए, तो इसका ये मतलब नहीं कोरोना ख़त्म हो रहा है, इसका ये मतलब है कि आपने हर रोज़ ख्याल रखना है। बिल्कुल, मुल्क भर में इस वक्त मस्बत केसेस की शरह 7.9 है और एक्टिव केसेस की अगर हम तादाद की बात करें तो 2449 नए केसेस गुज़श्ता 24 घंटों में रिपोर्ट हुए और अब तक टोटल तादाद 4,43,246 हो गई, जबकि इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 48,008 है जो मुख्तलिफ अस्पतालों में या घरों में जेर इलाज और आइसोलेशन में। जी, तब ये तमाम सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे कि इस वक्त करंट पंजाब में क्या सिचुएशन है और आइंदा आने वाले दिनों में किस तरफ सिचुएशन जा सकती है। जो लॉकडाउन की बातें की जा रही हैं, फिर SOPs की खिलाफ वर्जी जो हो रही है, फिर हॉस्पिटल्स में जो प्रेशर है इस वक्त का, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेट में डॉक्टर महमूद शौकत साहब, CM कोरोना एडवाइजरी ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब ने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि कोरोना की जो सेकंड वेव है, अब रेशो मुसलसल बढ़ती जा रही है। वो जो हम 2-1.5 के ऊपर स्टैंड कर गए थे और 200-300 पर डे केसेस, नाउ वी आर बैक ऑन 7.9 और अभी तक का मैक्सिमम काउंट जो सेकंड वेव में है वो 3800 समथिंग पर डे केसेस हैं। क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप, पेशेंट्स की तादाद और उनकी हालत कैसी है, थोड़ा ओवरऑल ये बताइए। हाँ, देखिए बात ये होती है कि ये ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपकी प्रेडिक्शंस किसी वक्त भी सही रिलायबल नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि इसकी स्प्रेड में फैक्टर्स चेंज करते हैं जी। वो ह्यूमन बिहेवियर है, वो हुकूमत की तरफ से नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, जैसे लॉकडाउन है, तो अगर अनएबेटेड ये चले तो ये बढ़ता जाएगा जी। लेकिन लाजमी बात है कि कुछ ना कुछ एफर्ट तो होती है हर लेवल, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग भी अब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सबसे डिफ़िकल्ट फैक्टर इस वक्त आ रहा है वो एक डिसबिलीफ है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है सोशल मीडिया पे, पब्लिक में। अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी कहा था कि वो लोग जिनसे लोगों की राय मुतासिर होती है वो लोगों को बार बार कह रहे हैं कि कोरोना की कोई बात नहीं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो कोई भी सीरियस ग्रुप है, हाँ, वो सारे यही बार बार लोगों को दे रहे हैं। अब लोग तो वही बात मानेंगे ना जो उनको बार बार दोहराई जाएगी। और इस वक्त एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल ये है कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जनरेट हो गई है कि शायद ये कोरोना एक्चुअली तो कुछ भी नहीं है, और इसकी सबसे ज़्यादा शिद्दत पाकिस्तान में है, बाकी ममालिक में भी है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारी आबादी अमूमन वेल एजुकेटेड नहीं है, इसलिए इन सारी थ्योरी
कॉन्स्पिरेसीज का इफेक्ट उस पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा होता है जिनकी तालीमी सलाहियत कम हो। बट डॉक्टर साहब आपने बड़े आराम से ये कह दिया, बट आई वुड रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद यू कि पढ़े लिखे लोग और पढ़ी लिखी कौमों का नंबर 1 आ रहा है। अमेरिका का हाल देखें आप, यूके का हाल देखें, पहले ही का सारी दुनिया में है, सारी दुनिया में है। लेकिन मुसीबत ये है कि वहाँ पर आपको यूं पब्लिकली डिसबिलीफ नहीं है। डिसबिलीफ बट ये भी फेयर नहीं है ना कि गवर्नमेंट सारा क्रेडिट ले ले और आवाम को सिर्फ ये कह दे कि उनके ऊपर डिसबिलीफ बहुत ज्यादा है। मतलब कुछ ना कुछ तो पैरेलल चल रहे हैं दोनों। हम तो क्रेडिट की बात ही नहीं कर रहे। दूसरी बात ये है कि मैं हुकूमत को रिप्रेजेंट ही नहीं करता, मैं तो आई एम नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, तो मैं तो ये वॉलंटियरली काम कर रहा हूँ। सो आई हैव टू एनालाइज द सिचुएशन। अब जिस तरह आज सुबह ही आपने एक न्यूज़पेपर में खबर थी कि 4% पीपल डू नॉट थिंक, only 4% पीपल थिंक दैट कोरोना इज करेक्ट। अग्रीड, हमने भी बहुत सर्विस किए हैं और यही जवाब मिलते हैं। कभी हंसी आ रही होती है, कभी दिल करता है दीवार में सर मार लें। मगर इसकी मिसाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जहाँ पूरी आबादी में से सिर्फ 4% लोग मानते हो कि कोरोना है। और तीसरा जो इफेक्ट है वो ये है कि उस वक्त आपने देखा जब लॉकडाउन हुआ तो सारी साइंस क्या थी कि अगर आप इस साइकिल को ब्रेक करते हैं तो आज अगर कोई इवेंट हुआ है तो उसके इफेक्ट 14, 15, 10 दिन बाद नजर आएंगे। अब ये साइंस फेल हो गई क्योंकि हमारे तो रोज के रोज ऐसे इवेंट हो रहे हैं। सो अब प्रिडिक्टिव मॉडल्स बनाने नामुमकिन हो गए। अब इसलिए ये कहना कि ये वेव कहाँ जाएगी, पीक कब होगी, ये कहना प्रैक्टिकली नामुमकिन है क्योंकि इस वक्त सारे इंटरवेंशन जो हैं वो एडवर्स हैं, ठीक है, कोरोना की स्प्रेड के लिए। तो अब ये सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि आपको फिर मौजों में बिलीव करना पड़ता है कि हमारे यहाँ पर डिस्पाइट आर लिमिटेशंस कोरोना की वो सूरत हाल अभी तक नहीं हुई और अल्लाह करेगा कि उम्मीद ये है कि नहीं होगी। अभी भी लाहौर में अगर आप देखें तो पंजाब में कल 400 के करीब मरीज आए थे नए, जबकि जुलाई में जब पीक आई थी तो 2600 मरीज रोज लाहौर में सिर्फ आ रहे थे, पंजाब में आ रहे थे। और 2600 मरीज इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 3-3.5 हज़ार हैं। तो पंजाब में 2600 थे जो कि बाकी प्रोविंसेस से हमेशा पीछे रहा इन नंबर ऑफ केसेस। उस वक्त भी हमारी बेड ऑक्यूपेंसी एक्सीड नहीं की थी, ऑल्दो टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई हम लोग परेशान बहुत थे कि अगर इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो हम क्या करें। डॉक्टर साहब बेड ऑक्यूपेंसी का जिक्र कर रहे हैं तो इस पर मिस इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपने पहले बात की है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, बेड ऑक्यूपेंसी, अब ये चीज़ें एक दूसरे रिलेट कर रही होती हैं। बहुत सी हमने बातें सुनी कि 80% तक इस वक्त हॉस्पिटल में कैपेसिटी भर गई है और लाहौर में खुसूसन बड़ी परेशान कौन सूरत है। वाईडी के रिप्रेजेंटेटिव कह रहे थे, वो भी यही कह रहे थे। तो 2 days ago अब ये आप ये बताइए कि इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि आप एडवाइजरी ग्रुप में हैं, जो आपको रिपोर्ट्स आ रही हैं पंजाब में खुसूसन लाहौर में इस वक्त हॉस्पिटल की फैसिलिटीज क्या हैं और इस वक्त क्या सर ही सेड कि सिर्फ मेयो हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल है, बाकी सब हॉस्पिटल कंप्लीट। अच्छा, ये अगेन जो मैं बार बार कहता हूँ, मिस इन्फॉर्मेशन इज प्लेइंग द बिगेस्ट रोल इन डैमेजिंग एवरीथिंग। सारे अस्पतालों में बेड अवेलेबल है, पहली बात ये हमने यूं ही सेकेंड वेव की शुरुआत हुई थी तो हमें अंदाजा हो गया था कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकेंगे, ये कहाँ रुकेगा। सो तमाम वो सूरत हाल रिवर्ट कर दी गई थी जो हमने कोरोना की फर्स्ट वेव के लिए तैयारियां की थी। अब तमाम अस्पतालों में कोरोना बेड मुख्तस हो चुके हैं, उतने ही वेंटिलेटर्स हैं और इस वक्त हमारे 15% मरीज आउट ऑफ द एडमिटेड पेशेंट्स वेंट्स पे हैं और वेंट्स की कैपेसिटी किसी जगह पर भी 30-35 वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में भी बनाए हैं। हाँ जी, लेकिन अभी वो हम तक नहीं पहुंचे। अच्छा। वो पहुंच जाएंगे, लेकिन किसी जगह भी हमारे पास 70% वेंटिलेटर्स अभी भी फारिग हैं। अच्छा, लेकिन सिर्फ 30% वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल हुआ है जो ऑब्वियसली यूज है, यूटिलाइज किए जा रहे हैं और बेड कैपेसिटी अभी हमारे पास मौजूद है। और हमने पूरा प्लान किया हुआ है बेड कैपेसिटी, अनलेस गॉड फॉरबिड कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जो अनइमेजिनेबल हो, तो हमने इन नियर फ्यूचर बेड कैपेसिटी को एक स्टेप लेट। देखिए, आप सारे अस्पताल बंद करके कोरोना तो नहीं बना सकते, क्योंकि बाकी लोगों ने भी अस्पतालों से फायदा तो उठाना है, वहाँ पर आम बीमारियां भी चल रही हैं। सो हमने एक प्लान किया हुआ है जिसको स्टेप लैडर तरीका हमने कहा हुआ है कि जिस तरह खुदा ना खास्ता हमें बेड्स की आती जाएगी, हम बेड्स को मुख्तस करते जाएंगे कोरोना के। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जहाँ पे हमने एक चीज और ऑप्ट की इन सेकेंड वेव के, हम सेल्फ आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद उसको प्रोग्रेसिव करके आगे ले आए और लोगों को समझाया कि अगर आपको साइन एंड सिम्टम्स नहीं है तो आप घरों पे रहें, आइसोलेशंस में रहें। लेकिन डू यू थिंक कि लोगों ने आइसोलेशन के चक्कर में टेस्ट भी नहीं कराए और जो एक्चुअल पेशेंट काउंट है, जो रिपोर्ट हो रहा है उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि लोग सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं तो शायद ये आइसोलेशन में चले जाते हैं या इग्नोरेंस में चले जाते हैं और टेस्ट नहीं कराते। एक्चुअल पेशेंट काउंट यही है आपकी ऑब्जर्वेशन? एक्चुअली ये जो किया गया था, ये हमारे देखें आजकल हर चीज एविडेंस बेस्ड है। आप कोई फैसला कमरे में बंद होकर नहीं कर सकते, आप सारी एविडेंस देखते हैं। तो एविडेंस ये थी
कि लोग जिनको हम जबरदस्ती पहले अस्पताल में दाखिल कर देते थे, लोग उससे बहुत नाराज थे और ख्याल ये था उठा के ले आए, इस वजह से ख्याल था कि लोग अपनी बीमारी छुपा रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम उन्हें ये सहूलत दें और उनको ये पूरी तालीम दें कि आप घर पे रह सकते हैं, विच इज़ ट्रू, 98% मरीजों को तो अस्पताल की ज़रूरत ही नहीं होती, 98 ना कहें तो 80% को तो यकीनन ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमने फिर ये कहा कि शायद ये सहूलत देने से लोग अपनी बीमारी को ना छुपाएं। सही। अब बात ये कि जिस तरह मैंने कहा साइकोलॉजी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और हमें डे टू डे अपनी पॉलिसी को बदलना पड़ता है। हो सकता है इस पे हम दोबारा रिवीजन करें। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपकी बात ठीक है और इस पर हम दोबारा भी बात आपसे करेंगे क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी एलिमेंट है कि आपने कहा कि लोग घरों पे रह रहे हैं लेकिन इसकी वजह से जो हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल आ रहे हैं और सिलेंडर्स की उनको ज़रूरत पड़ जाती है। सिलेंडर से बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेशावर में हम बात हुई और इसकी वजह से हम बात हुई कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी, सिलेंडर्स नहीं मिले और लोगों की जानें चली गई। इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर फ़हीम महसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं YDA पेशावर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं इस वक्त पंजाब में सिचुएशन, आप बताइएगा जो पेशावर में इस वक्त सिचुएशन है या फिर ओवरऑल KP में, वहाँ पर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए क्या जो रिसोर्सेज हैं वो इनफ हैं अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, बिल्कुल रिसोर्सेज इनफ तो क्या मैं कह रहा हूँ कि बॉर्डर लाइन से भी नीचे हैं। इस दफा जो अगर आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर ले इन्फेक्टिविटी का, तो जो ये सेकंड वेव है कोरोना का, ये प्रीवियस रन से बहुत यहाँ पे इन्फेक्टिविटी रेट 16% को क्रॉस कर रहा है KP में। पहले 2% या 1.5 होता था, अब 16% क्रॉस कर रहा है। इसके साथ साथ जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं तकरीबन 32 से 33 तक वो शहीद हो चुके हैं। यहाँ पे 100 में हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स शहीद हो चुके हैं, बिल्कुल, इंक्लूडिंग इस दफा इनकी फैमिलीज भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि पिछले मरतबा अगर आप देखा जाए तो वहाँ पे एक तो लॉकडाउन बहुत ज्यादा था, 120 को फॉलो हो रहे थे, OPD क्लोजर थे, इलेक्टिव सर्विसेज नहीं हो रहे थे, तो जितने भी हमारा अमला था उसको 50% डिवीजन पे हम कोरोना के लिए हमने मुख्तस किया हुआ था और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए। इस दफा OPD खुली हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज है, कोई SOP फॉलो नहीं हो रही, कोई PPE नहीं मिल रही, कोई सैनिटाइजर का इशू है कई। सो डॉक्टर साहब, क्या ये इशू हाईलाइट किया गया है? क्योंकि गवर्नमेंट तो मेक श्योर कर रही है कि डॉक्टर्स की सेफ्टी प्रायोरिटी के ऊपर होगी, बट हम देख रहे हैं कि KPK में मुसलसल इश्यूज आ रहे हैं, वो चाहे डॉक्टर्स की अमवात के हवाले से हो जो शहीद हो रहे हैं कोरोना की वजह से, वो चाहे पेशेंट्स को ऑक्सीजन ना मिलने के हवाले से हो या बेड कैपेसिटी के हवाले से हो। क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं आप? क्यों KPK गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? ये मेक श्योर नहीं किया जा रहा कि प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो फॉलो हों? जी बिल्कुल, असल में गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है, रूल एंड रेगुलेशन है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे MPI का सिस्टम है, प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम है, यहाँ गवर्नर को दिया हुआ है। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो डिसीजन की मन उसी पे ही फैसला होगा। मैं यही कह सकता हूँ हेल्थ मिनिस्टर साहब, CM साहब, उनकी भी यहाँ पे नहीं चल सकती। सही है। MIT एक्ट की आप बात कर रहे हैं, जो MIT नाफिज भी है KPK में, के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिसाइड करेंगे और डायरेक्टर्स के ऊपर होता है। हमारे साथ ही रहिएगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर महमूद, जैसे अभी हम KPK का जिक्र कर रहे थे और फैसिलिटीज का जिक्र कर रहे थे, पंजाब की सिचुएशन क्या है? क्या पंजाब के डॉक्टर्स के लिए इनफ फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? देखिए, हम ऑन अ डे टू डे बेसिस हर चीज़ रिव्यू करते हैं। हमने इसकी सेंट्रल परचेज की बजाय हर अस्पताल को पहले दिन पैसे दे दिए थे उनकी बेड कैपेसिटी के मुताबिक। वो अभी हमने रिव्यू किया है, अभी भी तमाम अस्पतालों के पास कोरोना फंड में पैसे मौजूद हैं। ठीक है। इसके बाद कैबिनेट की मीटिंग में हमने कहा जी कि ये सेकंड वेव आ रही है तो हमें और पैसों का बंदोबस्त, तो कैबिनेट ने फौरी तौर पर 2 अरब रुपए और सैंक्शन कर दिए। लेकिन ऑब्वियसली आपको परचेजेस के लिए कुछ निज़ाम तो लाना पड़ता है। अब जब तक वो पुराने फंड्स उनके पास हैं, वो पैसे उनको रिलीज़ नहीं किए जाएंगे। लेकिन इसी चीज़ के लिए कि सेंट्रल परचेज और फिर चीज़ों का पहुँचाना मुश्किल होगा, हर अस्पताल को ये पैसे दे के उनको परमिशन दी गई है। इसमें आपने जितना कहा है कि हर पैसे दे दिए गए हैं, उनके पास पैसे मौजूद हैं, इसमें एक मैकेनिज्म बड़ा जरूरी है ऑडिट का और उसमें मैनेजमेंट का, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर है या जो भी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है वो अगर काम ना सही करे तो फिर अक्सर मामला खराब हो जाते हैं। जैसे पेशावर में भी हो रहा है कि शायद सोर्सेज तो उनके पास भी हैं लेकिन मैनेज ठीक नहीं हो रहा। देखिए, बात यह है कि सेंट्रल कंट्रोल एक फेल्ड निज़ाम है। अब अनफॉर्चुनेटली इसी फेल्ड निज़ाम को ठीक करने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स दिए गए। अगर नेशनल क्राइसिस में वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स काम नहीं कर रहा तो प्रॉब्लली उसको तब्दील करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ सरकारी एजेंसियों की तो नहीं हो सकती ना, और ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एक सियासी ब्राइबरी भी नहीं हो सकती। जिन लोगों को लगाया गया उनको वहाँ काम करने के लिए लगाया गया और उनको उस जिम्मेदारी को लेना चाहिए। हमने अपने तौर पर पंजाब में ये डेवलप किया है कि हम हर हफ्ते 2-3 मीटिंग्स करते हैं रेगुलरली,
उनमें हम तमाम सहूलतों का जायजा लेते हैं। ये तमाम जो डॉक्टर्स की डेथ्स भी हैं, इसमें भी जो शहीद पैकेज है वो हमने अपने पास रखा हुआ है और हम वेरीफाई करके फाइनेंस को भेज देते हैं। और पंजाब में तो पेमेंट्स भी शुरू हो चुके हैं, उन लोगों को पैसे मिल चुके हैं। डॉक्टर फहीम, आपकी किसी इंतजामिया से बात हुई है? ओवरऑल वाईडीए ने कुछ अप्रोच करने की कोशिश की है? डॉक्टर साहब की बात तो बिल्कुल ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस कुछ ऐसा तो है नहीं कि पत्थर पे लकीर है और खत्म नहीं हो सकता। काम नहीं करेंगे तो खत्म होना पड़ेगा ना, चेंज होना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातचीत हो सकी है? जी, इनको चेंज कौन करेगा? जब हम 7 साल से यहाँ पे हम ट्राई करते हैं तो हम इसी बुनियाद पे करते हैं कि आप जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को लाते हैं तो काइंडली किसी अहल बंदे, कॉम्पिटेंट बंदे को लाएं। यहाँ पे जितने भी पीओजीज मेंबर हैं वो ब्लू आइड पर्सनैलिटीज हैं, सारे के सारे नेपोटिज्म के बन पे आए हुए हैं। यहाँ पे जो भी बर्की के नजदीक है नौशरवान बर्की साहब पे, तो उसे कोई अपॉइंट किया जाता है। ये आपने को देता हूँ लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, जहाँ के चेयरमैन पीओजी खुद नौशरवान बर्की हैं। वहाँ पे अभी ऑडिट रिपोर्ट आई है जिस तक असेंबली में बहुत ज्यादा पोजीशन ने शोर शराबा भी किया हुआ था। अरबों रुपए, करोड़ों नहीं अरबों रुपए का करप्शन हुआ है और ऑडिट ने उससे प्रूव भी किया हुआ है। एक एक्शन मुझे बता दे कि कोई ले सके, कोई नहीं ले सकता। दूसरी बात यह है जी कि बहुत पहले एक एमएस होता था, पूरे हॉस्पिटल को कंट्रोल करता था। अब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की वजह से इतने ज्यादा मैनेजर को लिया हुआ है कि कोई अपने इस हॉस्पिटल को ऑन ही नहीं करा। एक कहते हैं इसकी गलती है, दूसरा कहते हैं इसकी गलती है। तो बेसिकली कंफ्यूजन पैदा हो गई है आपके मुताबिक। ठीक है, डॉक्टर साहब ने जिसने बताया है कि डॉक्टर महमूद साहब के वो कह रहे हैं कि कंफ्यूजन इसकी वजह से पैदा हो रही है और इसकी वजह से कोई देख नहीं रहा, हल नहीं निकल रहा, एक दूसरे पर डाला जा रहा है। तो आप तो कह रहे हैं एमटीआई एक्ट जो है उसकी वजह से फायदा होगा, वो कह रहे हैं कि नुकसान होने जा रहा है। मतलब इससे मैंने बिल्कुल एमटीआई एक्ट मतलब बात पे नहीं, मैंने तो बात उसी में है ना एमटीआई एक्ट नहीं। देखिए, मेरा इस सियासी चीज से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो एक निजाम की बात कर रहा हूँ कि निजाम डिवॉल्व तो होता है ना। आप लोकल गवर्नमेंट क्यों कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट? इसलिए कि आवाम के मसाइल लोकली हल होंगे, आसानी से हो जाते हैं हल। जो भी ये बोर्ड्स बनाए जाते हैं, ऑलरेडी भी एएमआई था, अब एमटीआई कहला रहा है, तो एएमआई में भी तो यही था ना, बोर्ड्स थे, हुकूमत उनको पैसे दे। एक तरफ तो उनके डिसीजन लोकली किए जाए, ठीक है, अगर वो हमारे लोग नहीं कर पाते तो फिर उसका हल करना पड़ेगा ना। लेकिन निजाम तो यही है सारी दुनिया में कि डिसीजन लोकली किए जाते हैं। But Dr. Saab, that's for government to decide and let them decide what do they want. मैं आपसे जो being a doctor and also CM Corona Advisory Group पार्ट आप उसके हैं और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहे हैं। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन का बार बार जिक्र कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दें। और बिल्कुल ठीक। सो अभी आप अपने इस लास्ट मैसेज में आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कौन सी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है जिसे हमें साइड पर करना है और किस चीज़ के ऊपर 100% फोकस्ड होकर रहना है और हम अपने आप को कोरोना से बचा? देखिए, अब हमने पहली वेव में भी ये शुरू किया था, मैंने खुद बहुत से टीवी प्रोग्राम इसीलिए किए थे कि मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। अब हम कल से दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया कैंपेन शुरू कर रहे हैं। दैट इज नेसेसरी और इसके लिए हमने कैबिनेट से अप्रूवल भी ली है। असल बात यह है कि सोर्स इन्फॉर्मेशन का देखें कि वो इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है। कल से हमारी ये प्रेस रिलीज रोजाना शुरू हो जाएगी और टीवी प्रोग्राम्स भी शुरू हो जाएंगे जिसके ऊपर हम आपको एक ऑफिशियल पिक्चर देंगे। ठीक। और लोगों का फर्ज इतना तो बनता है कि वो देखें कि कौन क्या कह रहा है। और रोजाना की बुनियाद पर अगर ब्रीफिंग होगी तो उससे फायदा होगा। और 3 मैक्सिमम चीजें हैं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपने हाथों को धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें, जो भी आपको सूट करता है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग इन। और आपने जिस तरह से कहा कि हमारी कैपेसिटी अभी बहुत हद तक खाली पड़ी है, बट हमें उसको सैचुरेट करना ही नहीं है, वी हैव टू प्ले। बिल्कुल, और उसके लिए हल यही है कि आप एसओपीज को फॉलो करें। उसके बाद क्या होगा कि केसेस में रोजाना की बुनियाद पर कमी भी आ जाएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान इससे बाहर निकला जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज दुनिया भर में चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जी हाँ, हैप्पी टी डे। और मौसम अच्छा हो तो मुझे लगता है चाय लवर्स जो हैं वो इस पर बहुत खुश होंगे। और बिल्कुल, बहुत से अफराद इस दुनिया में तकरीबन 2 अरब बताया जा रहा है कि अंदाजे के मुताबिक, जो कि रोजाना अपने दिन का आगाज चाय से ही करते हैं। और शदीद सर्दी से हल्कान हो या फिर दिन भर की थकान हो तो फिर क्या हो सकता है कि 2 घूंट चाय के पिएं और अपने आप को तरोताज़ा करने चाहिए। थोड़ा साइकोलॉजिकल भी है कि चाय पिएंगे तो आंख खुलेगी, चाय पिएंगे तो अपने दिन की भर की रूटीन में आगे बढ़ेंगे। अक्सर ऐसे मेरे साथ भी होता है कि चाय ना पियो तो लगता है कि मैंने अभी ना दिन का आगाज ही नहीं किया। अच्छा, पाकिस्तान समेत दीगर तमाम ममालिक में चाय के शौकीन अफराद जो है वो 15 दिसंबर को चाय का आलमी दिन मनाते हैं और जितनी रोजाना चाय पीते हैं उससे शायद 1 कप ज्यादा ही पीते होंगे, सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए कि आज चाय का आलमी दिन है। और एक पूरा दिन जो है वो चाय के नाम कर दिया गया क्योंकि शौकीन अफराद की तादाद बहुत ज्यादा है और हमारी तो सकाफत का हिस्सा बन गया। उधर घर पे मेहमान आए
बुजुर्गों की सियासी बैठक हो, रात लेट नाइट तक बैठकर गप लगाई जा रही हो, तो एक आवाज बीच में से जरूर आती है, हम बैठे हुए हैं, चाय बनाएं, चाय पिए, ये चाय बनवाओ। एग्जैक्टली। और फिर उसमें भी पिक एंड चूज होता है, यार तुम ना बनाना, तुम बैठ जाओ, तुम अच्छी चाय नहीं बनाती। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि चाय बनाता कोई कैसे है, क्योंकि चाय को बनाना भी एक आर्ट है। इसमें ऐसी नहीं है कि कोई भी चाय आराम से बना ले और उसका टेस्ट भी निकले। बड़ा कुछ उसमें मतलब कई दफा अदरक की चाय होती है, कई दफा उसमें आप कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स अपने एडिशन करते हैं जिससे टेस्ट बनता है। अच्छा, ये बड़ा जरूरी भी है मेरे ख्याल में। अगर आप कोई भी चीज है उसमें अगर आप इम्प्रोवाइज करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, उसका टेस्ट बेहतर होगा। अच्छा, एक मकबूल तरीन मशरूब का ये दर्जा है, बट अगर मैं अभी यहाँ पर ये इस प्लेटफॉर्म से अनाउंस करूं कि मैं चाय नहीं पीती, और अबू ज़ैन मैंने जिंदगी में कभी चाय नहीं पी, एक आधी दफा शायद टेस्ट करने के लिए कि ये कैसा टेस्ट करता है, मैंने जिंदगी में कभी चाय नहीं पी। मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? हाँ, कोई मसला नहीं है इतना। बहुत से लोग होते हैं ऐसे चाय नहीं पीते हैं, कुछ कॉफी पीते हैं ज्यादा, कुछ चाय पीते हैं, लेकिन ब्लैक कॉफी मेरी कमजोरी है। जैसे आप कह रहे थे कि आंख नहीं खुलती है तो मैं ब्लैक कॉफी प्रेफर करती हूँ। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन चाय एक कॉमन चीज है। और श्रीलंकन चाय और पाकिस्तान में तो बड़ी कीनिया की चाय बड़ी पसंद की जाती है पाकिस्तान में, और फिर यहाँ पर पाकिस्तान में खुद भी बहुत से लोग, मेरे ख्याल में बड़ा बजट पाकिस्तान का चाय पे जाता है, चाय पे जाता होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक रिसर्च के मुताबिक आंखों के बड़े अमराज जैसे नाबीना होना, काले मोतिये के अमराज में मुब्तला नहीं होते हैं जो लोग चाय पीते हैं, बट ऑल्सो डॉक्टर्स मना भी करते हैं कि दूध को कहवे के अंदर मिक्सचर मत करें। दे टेल यू कि प्रेफर ब्लैक टी, आप मिल्की टी जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। ब्लैक टी क्योंकि वो ज्यादा हेल्दी होती है, ज्यादा प्रेफर किया जाता है, बेहतर होता है। तो खैर पाकिस्तान में चूंकि ये अभी ट्रेंड नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता शायद आ जाए, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है कि वो हमें बहुत आदत है, आप यकीन करें दूध में कमी आ जाए, नस्लों में चलेगी ये चाय की मोहब्बत। इसमें तो यहाँ पे तो दूध पत्ती पी जाती है ना एग्जैक्टली। आप सोचिए कहवा बनाते ही नहीं है, दूध के अंदर पत्ती। और अगर ज्यादा दूध कम डालें तो कहते हैं तुमने क्या ट्रकों वाली चाय बना दी, ये तो ट्रक टी है, ये तो ट्रक। अच्छा, ऐसे हार्ड चाय जिसे कहते हैं ना कि ज्यादा पत्ती होती है, ट्रकों वाली, वो बहुत पसंद की जाती है हमारे यहाँ पर लोगों में। तो खैर इसमें चाय एक अच्छा मशरूब है, लेकिन इसकी एक्सेस एवरीथिंग इज बैड, तो इसका एक मतवाजन रखें आप। फिर और यू कैन लिव इफ यू डोंट टेक टी, कोई बात नहीं है। एनीवेज, एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बिजली के मसाइल हल करने का बेहतरीन तरीका मुतबादिल एनर्जी को इख्तियार करना होता है, और ये बात हम देखते हैं कि रिसोर्स जो है आपको चेंज करने चाहिए और अल्टरनेट पे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ऐसा हुआ है। पूरी दुनिया में इस वक्त सोलर या फिर शमसी तवानाई जिसे कहते हैं उसकी तरफ जा रही है, लेकिन ये ना सिर्फ सस्ती है बल्कि तकरीबन मुफ्त बिजली का जरिया भी है, बल्कि इसके दर्जनों फवायद भी हैं। मसलन ये कि बिजली के रवायती नेटवर्क की तरह आपको इसकी तवील और महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिछाना पड़ता। आज तक आप बिजली की तकसीमकार कंपनियों को माहाना बिल अदा करते रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की एक पॉलिसी ऐसी भी है जिसके तहत आप इन तकसीमकार कंपनियों, चाहे वो लेस्को है, फेस्को है, पेपको है, किसी भी शहर का वो तकसीमकार कंपनी है, किसी भी डिवीजन की, तो आप उनसे बिल वसूल कर भी सकते हैं। और ये तरीकेकार कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है, बस इब्तिदा में कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। और फिर इस स्कीम को नेपरा ने नेट मीटरिंग का नाम दिया। जी, नेट मीटरिंग अब है क्या? ऐसे सार्फिन जो सूरज या फिर हवा से अपने इस्तेमाल की बिजली को खुद पैदा करते हैं, वो नेट मीटरिंग के जरिए अपनी जरूरत से जायद यानी फाजिल बिजली पावर ग्रिड में भेज सकते हैं, और इसका उन्हें क्रेडिट भी दिया जा सकता है। मतलब अब आप बिजली हुकूमत को भी भेज सकते हैं। ये है जी नेट मीटर। बस इस मकसद के लिए जरूरी है कि आपके बिजली का मीटर जो है वो 3 फेज लगा हो। और क्या क्या चीजें जरूरी हैं, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, एंड ऑल्सो सबसे बड़ा सवाल, मैं ये पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ रही थी तो मेरे जहन में भी आया था कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कि आपका एक घर ना सिर्फ सोलर बिजली पर चला जाए, बल्कि उससे आप अपनी जो भी रिलेटेड तकसीमकार कंपनी है उसको नेट मीटरिंग के जरिए आप बिजली बेच सकें या बैलेंस आउट कर सकें। क्या क्या तरीके हैं, इस पर बात करेंगे। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सिप्रा साहब आने के लिए। ये नेट मीटरिंग का जो फार्मूला है ये मुझे बड़ा हमेशा एक फैसिनेट करता है कि यकीन ये पॉसिबल है कि आप ना सिर्फ बिजली के बिल से बच जाएंगे बल्कि आप बिजली के बिल लेस्को को या जो भी जिस भी सिटी से हैं आप उसको देंगे। कैसे हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये उस वक्त प्रोजेक्ट आया जब हम लोगों को लोड शेडिंग का सामना था, और उस वक्त कंज्यूमर के लिए ये एक सहूलत दी गई कि वो खुद बिजली अपनी बनाएं, और ये उस वक्त ये वो लोग बना सकते हैं जिनके पास सरमाया है। आम जो सारिफ है वो नहीं बना सकता, क्योंकि जो सोलर सिस्टम है इसको इंस्टॉल करवाना, उसकी ख़रीदारी करना, 1 लाखों में रुपए में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है। उसके बाद जाकर आप बिजली बनाना शुरू कर देते हैं।
नेपरा ने इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी देनी होती है। हमारे पास किसी भी कंज्यूमर के पास जनरेशन का लाइसेंस नहीं होता, इसमें बाज़ाब्ता तौर पर आप अप्लाई करते हैं अपनी सब डिवीजन में। सब डिवीजन से आपका जो केस है वो नेपरा को भिजवाया जाता है थ्रू मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और नेपरा उसकी लाइसेंसिंग करती है, पैदावारी का आपको लाइसेंस दे देती है। जब आपको लाइसेंस मिलता है तो उसके बाद आप जनरेशन इसकी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अब बात रही कि आपका लोड कितना होना चाहिए। जिस तरह आपने जिक्र किया कि 3 फेज मीटर होना चाहिए, आम तौर पर हमारे लाहौर शहर में या दिग्गज जितनी भी कंपनीज हैं लेस्को के अलावा भी 3 फेज मीटर जो है वो 5 kW पर सैंक्शन करती हैं। जब हम 5 kW पर उसको सैंक्शन करते हैं, मतलब 5 kW हमने ले लिया, लेकिन नेट मीटरिंग के लिए हमें कम से कम 7 kW चाहिए। अच्छा, आप उस एप्लीकेशन दें मुतलका सब डिवीजन में और उन्हें कहें कि हमने नेट मीटरिंग का कनेक्शन लेना है, उसमें 2 किलोवाट इजाफी आप सिक्योरिटी देंगे, उसका डिमांड नोटिस आपको मिलेगा, अगले महीने उसको अपडेट होगा और 7 kW पर जब आपका बिल प्रिंट हो जाएगा उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने बात की कि किस तरह होगा ये चीज़। अब क्या है कि बाई लेटरल एक 3 फेज मीटर उस वक्त उतार दिया जाएगा, बाई डायरेक्शनल मीटर है, जदीद टेक्नोलॉजी है इसमें। कोई ऐसा होगा कि आपके पास लेस्को की बिजली भी आ रही होगी, लेकिन आप साथ साथ में आपका जो सोलर से आप जनरेशन कर रहे हैं वो भी आपके पास मौजूद होगी। लेस्को आपको जो बिजली देगी और आपकी जो आपने जनरेशन की है उसमें से माइनस हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने 100 यूनिट जो हैं वो सोलर से बनाए हैं और आपके पास उस वक्त लेस्को के जो हैं वो 110 आए हैं, तो आपने 10 के पैसे देने, 100 आपके उसमें से माइनस हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग इसमें से फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन ये उस वक्त में है जब आपके पास कैपेसिटी हो और उसके साथ साथ बिलखसूस आपके पास अराज़ी भी मौजूद हो। अभी आपने जो एग्जांपल दी है 110 वाली और 100 यूनिट वाली, ये थोड़ा एक्सप्लेन करें क्योंकि बड़ा टेक्निकल सा मामला है कि आप लेस्को से या फिर आपकी जो हुकूमती बिजली है वो भी आप ले रहे हैं, साथ आपने सोलर एनर्जी भी लगाई हुई है उससे भी आप बिजली ले रहे हैं, वो कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, किस तरह से आपको पता लगेगा कि आप कौन सी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं? ये थोड़ा मुश्किल काम है या आसान है? देखिए, बड़ा आसान काम है। जो आपने मीटर लगाया है बाई डायरेक्शनल, उसमें ही सारी चीजें मौजूद हैं, वही कैलकुलेट करेगा और इसमें कंज्यूमर का फायदा है। अच्छा। लेस्को आपको 0 लाइन लॉसेस पे आपको बिजली दे रही होती है, मतलब आपने 100 यूनिट बनाया, उसने 100 ही खरीदना है। हालांकि लेस्को जब कौमी ग्रिड से ले रही होती है उसमें टेक्निकल लॉस आपका शामिल है, उसके बाद दीगर जो आम लाइन लॉसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन लॉसेज, वो शामिल है। कंपनी को भी फायदा हो रहा है। हाँ, इसमें फायदा कंपनी को ये होता है कि आपकी जनरेशन अभी अगर मैं लेस्को की बात करूं तो लेस्को में मजमूई तौर पर 2200 के करीब एप्लीकेशन सबमिट हुई। अच्छा। 2000 जो लोग हैं उनको नेपरा की तरफ भिजवाया गया। 1400 के करीब जो लाइसेंस है वो नेपरा की जानिब से जारी किए गए और उस पर जो इंस्टॉलेशन हो चुकी है वो 40 मेगावाट की, यानी 40,000 किलोवाट। 1 किलोवाट पे सिंगल फेज जो आपका मीटर एक घर चल सकता है। हाँ। इसका क्या मतलब है कि इस वक्त जो लाहौरी जनरेशन कर रहे हैं वो 40,000 घरों को बिजली दी जा सकती है। इससे क्या मतलब है कि लोगों का इस तरफ रुझान है, लोग इस तरफ आ रहे हैं। जाहिर है, आप खुद भी देखें सिप्रा साहब, अगर आपके पास पैसे हैं और आप एक ही दफा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद मेंटेनेंस पे तो इतना खर्चा नहीं आता ना। जब आप एक ही दफा इन्वेस्ट करते हैं तो सारा साल जो आपको बिलों की टेंशन होती है उससे आपकी ना सिर्फ जान छूटती है, बल्कि आप कैपेसिटी को ज्यादा करके बैलेंस आउट भी कर सकते हैं कि आपको 1 रुपया भी ना देना पड़े, उल्टा शायद आपके क्रेडिट में पैसे चले। देखिए, लोग बड़े खुश होते हैं। आपके पास 7 मरला या 5 मरला या 10 मरला, मैं इस की बात करता हूँ, हमारे पास मेजॉरिटी ये घर है। 7 मरला या 10 मरले के घर पर या 5 मरले के घर पर अगर आपने इंस्टॉल करवाना है सोलर सिस्टम तो आपकी 8 से 10 लाख रुपए जो है उस पर लागत आएगी। ठीक। और 5 साल तक आपके पास वो बिजली की जनरेशन होती रहेगी। और ये विदाउट बैटरीज है। हाँ, ये मैं डायरेक्ट ग्रिड की बात कर रहा हूँ। आप अगर बैटरीज पर उसको स्टोर करते हैं, मतलब होता क्या है कि लोग ज्यादातर इस चीज का मामला है। हाँ। आप एयर कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से आपको मुश्किल होती है। जब आपके जून जुलाई अगस्त में जब सोलर आपका पीक पे होता है तो घर पे क्या होता है कि आपका जो भी एसी आप चला रहे हैं तो वो सोलर पे चला जाता है। अगर एसी नहीं चल रहा, इसका क्या मतलब है कि आप बड़े आसानी से आप बिजली का बिल अदा कर सकते हैं। और इसमें मैं लेस्को की मार्केटिंग डिपार्टमेंट का किरदार, अहम किरदार है, उसको देखना होगा। लेस्को चीफ की जानिब से और उनके डिप्टी डायरेक्टर बिशारत मजीद है, इनकी जानिब से फॉलो अप करना, मतलब फॉलो अप कर रहे हैं। आप कंज्यूमर ने एप्लीकेशन दी है लेकिन उस केस को अब लेस्को लेकर चल रही है। कंज्यूमर को तो उसका फायदा होना है, लेकिन लेस्को उसको ज्यादा फायदा होना है कि उसके सिस्टम में प्रेशर कम हो रहा है। अब ये फायदा तो दोनों को हो रहा है। अब हम भी बिजली बना रहे हैं, हमें फायदा भी हो रहा है कि उतना बिल भी नहीं आ रहा,
अब गवर्नमेंट को भी इसका फायदा है। लेकिन ये बताएं कि जो सोलर कंपनीज होती हैं जिससे आपने ये सोलर एनर्जी सिस्टम लगवाना है, उसके ऊपर बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों के सिस्टम खराब हो जाते हैं, बैटरीज खराब हो जाती हैं, क्या वो भी लाइसेंस होल्डर होगा, उसी से करवाना होगा? देखें, लेस्को या नेप्रा आपको उस वक्त इजाज़त देगी वो कंपनीज जो लेस्को के पास अप्रूव्ड है। अच्छा, अप्रूव्ड होने चाहिए। अप्रूव्ड होनी चाहिए। कहीं पर अच्छा, इसमें कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करता है हर चीज। जब लेस्को के पास आप अप्लाई करेंगे तो लेस्को आपको बताएगी कि ये मशहूरा कंपनीज है, आप इनसे लें। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया। बाज़ औक़ात ऐसा हो रहा है कि लोग जो है अपने डायरेक्ट सोलर सिस्टम लगवाकर उसकी डायरेक्ट सप्लाई यूज कर देते हैं, मीटर नहीं लगवा रहे। वो किसी से भी, वो कोई भी सोलर कंपनी वहाँ पर लगा कर दे देगी। लेकिन जब आप लेस्को के पास जाएंगे और उस कंपनी की जानिब से एप्लीकेशन जाएगी, वो रिजेक्ट होंगी और रिजेक्ट हुई भी हैं। लेस्को के डाटा पर रिकमेंडेड कंपनी से ही आप लगाएंगे तो नेट मीटरिंग साइट पर जा सकेंगे। अच्छा ज़फर साहब, ये बता दें कि आपने कहा 2200 दरख्वास्तें हैं, जिसमें से अभी तक 1400 जो हैं वो फंक्शनल हैं, 1400। कुछ हर्डल्स हैं लाइसेंस मिलने में, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे अभी एक कंपनी वाली बात तो हो गई कि अगर मुस्तनदशुदा नहीं होगी तो वो आपको नेट मीटर नहीं लगा के देंगे। प्रोसेस लंबा है। मतलब आपने सब डिवीजन में अप्लाई किया, सब डिवीजन के बाद आपके वो केस एक तो मार्केटिंग हेडक्वार्टर्स में जाएगा, हेडक्वार्टर्स मार्केटिंग आपकी जो मुतलका सोलर कंपनी है जिससे आप लेना चाह रहे हैं उसको भिजवाएगी। क्यों इतना लंबा प्रोसेस क्यों? जब आपके लिए एक आसान चीज है तो फिर आप उसको आसान क्यों नहीं बनाते? मैं बताता हूँ, ये लेस्को का जो मामला है, लेस्को 3 से 4 दिन में इसको मुकम्मल कर देती है। ठीक है। जब आपके केस को नेप्रा भिजवाते हैं तो नेप्रा आपका 3 महीने का टाइम ले रही है। अगर नेप्रा 3 महीने बाद अगर नेशनल लेवल पर ये सब कुछ देख रही है तो उसको तो इस चीज को मेक श्योर करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा सारिफीन को इनकरेज करें, और इनकरेज 3 महीने इंतजार करने से नहीं होता। मेरे ख्याल में जब लेस्को मार्केटिंग उसके बाद सोलर कंपनीज का केस नेप्रा के पास चला जाता है तो उसके बाद कोई बात उसमें अब हम रह नहीं जाता कि आप इसको रिजेक्ट करें। लेस्को उस केस को फॉरवर्ड करेगी जब उसकी डॉक्यूमेंटेशन मेरे ख्याल में नेप्रा एक्टिव हो तो बहुत सारे लोग और कंपनियों पर ट्रस्ट नहीं है इनको। मुझे लगता है कि हम बता रहे हैं कि ये नेप्रा टाइम ले रही है, चीज तो बड़ी अच्छी है, ये आइडिया बड़ा अच्छा है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस में कोई कमी है। इसकी क्या वजह? देखिए, जब ये प्रोजेक्ट आया था उस वक्त तो लोगों में अवेयरनेस दी गई, कैंपेन्स भी लॉन्च की गई उसके बाद, लेकिन जब कीमत की बात आती है, जब कीमत ज्यादा होती है तो उस पर लोग जो हैं वो कतराने लगते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आइडियल साइड तो देखनी है, लेकिन अपनी जेब भी देखनी है। अपनी जेब भी देखनी है। अब मुझे बताएं कि 5 मरले वाला 7 मरले या 10 मरले का जिसका घर है उसको 8-10 लाख रुपया निकालना पड़े अचानक से, तो वो मेरे ख्याल में मुश्किल है। इस पे मैं सजेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे। बैंक्स दे रहे हैं, लोन के जरिए भी आप दे रहे हैं। हाँ, बैंक्स दे रहे हैं, लेकिन लेवल पे होना चाहिए। आपके ऐसे बैंक्स भी है जो 7% और 4% पे भी दे रहे हैं। जबरदस्त, ये तो बैंक्स दे रहे हैं, लेकिन ये प्राइवेट बैंक्स हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे हो जाए तो मेरे ख्याल में लोग ज्यादा आएंगे इस तरफ। एक एसी चलाकर आपने 20-22 हजार बिल देना है, राइट, और वही आप बचा लेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज में लोग ऐसे ऑप्ट कर लेते हैं, कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट आता है वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनको लोन्स मिल जाते हैं, उनके लिए इजीली अवेलेबल होता है, इंटरेस्ट भी थोड़ा होता है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक तो नेप्रा को एक्टिव होना पड़ेगा ताकि आम सारिफ जो है वो कंफर्टेबल फील करे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए। ऑल्सो लोन्स देने पड़ेंगे या प्रोजेक्ट को थोड़ा इजी बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को ताकि लोग इसको ज्यादा से ज्यादा। बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा साहब, आपने हमें बताया डिटेल में कि किस तरह से इस प्रोसेस से हम फायदा उठा सकते हैं और फिर क्या इसमें तजावीज़ हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। 2020 जाते जाते शायद पंजाब के लिए एक खुशखबरी सुना गया जो गवर्नमेंट की तरफ से होने जा रही है। होनी है या नहीं होनी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। कि अभी हाल ही में जिंदा रहे, मोमेंट को इंजॉय करें, तो वो इंजॉयमेंट मोमेंट की ये है कि लाहौर के लिए और पूरे पंजाब के लिए अरबों रुपए मंसूबे अनाउंस कर दिए हैं पंजाब गवर्नमेंट। और स्पेशली लाहौर की बात करें, मियांवाली, सियालकोट, तो ये मंसूबे हैं और लाहौर में अस्पताल बनेंगे, ओवरहेड ब्रिज बनेंगे, अंडरपासेस, इलेक्ट्रिक ग्रीन बसों समेत अरबों रुपए के मंसूबों का ऐलान किया गया है। फिरोजपुर रोड पर 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल बेड है। इसके साथ साथ 400 बिस्तर जनरल होंगे, 400 बिस्तर कार्डियोलॉजी के होंगे। फिर जो उस्मान बुज़दार ने इसमें मजीद बताया, अल्फा करीम टावर के करीब ये बनेगा जो हॉस्पिटल है। इसके साथ साथ फिर मजीद इसमें रेलवे स्टेशन से शेरावाला गेट तक ओवरहेड ब्रिज तामीर किया जाएगा। मनसूबे में मजमूई तौर पर 4 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। फिर इसके साथ साथ 2 ओवरहेड ब्रिज नौलखा थाने। तो लाहौर की किस्मत तो चमकने वाली है और लाहौर
को आदत है इस तरह के डेवलपमेंट कामों की, एंड आई एम सो ग्लैड कि फाइनली गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड कि मेट्रोपॉलिटन सिटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप नहीं करेंगे, बहुत सी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, बहुत सी चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी, लोगों को फैसिलिटीज मिलेगी। फिर पानी के जखीरे के लिए जो 10 अंडरग्राउंड टैंक बनाने हैं उसके ऊपर भी काम होगा। LDA सिटी में कम आमदन वाले तबके के लिए जो अपार्टमेंट्स हैं वो भी बनाए जाएंगे, जिससे घरों का एक जो वादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था वो पूरा होगा। और फिर इसके साथ साथ लाहौर में ठोकर न्याज बेग पर जदीद बस टर्मिनल भी बनेगा, जिसमें ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। बिल्कुल। और इसके बाद बंद रोड पर समानाबाद जाने वाले चौक पर अंडरपास भी बनाया जाएगा। फिर यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम का इफ्तिताह भी किया गया, जिससे बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी और घर बैठे 2000 रुपये का बताया गया है कि मिला करेंगे। हर 3 माह बाद 6000 रुपये सोशल पेंशन की मद में दिए जाएंगे। ये भी बड़ा अच्छा एक कदम है जो कि बुजुर्गों के लिए रखा गया है, रिगार्डलेस ऑफ द जॉब कि आप कहीं पे मुलाजमत करते थे या नहीं करते थे। अगर आप अहल होंगे तो आप एग्जैक्टली 60 साल की उम्र के बाद आप अहल हो जाएंगे। और बुजुर्ग रोजगार प्रोग्राम है, ये अच्छा है, इसमें भी आइडिया, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंटेशन फिर सवाल है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम रखा गया है वो सियालकोट और मियाँ वाली के जो शहर हैं उनमें भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं और वहाँ पर भी 17 अरब रुपए के म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम का बुनियाद रखा सियालकोट में खुसूसन। फिर मियाँ वाली में भी प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट किया गया है। अब ये अनाउंसमेंट तो की गई है बड़े ढेरों अनाउंसमेंट, मतलब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, विच इज आल्सो गुड इन सियालकोट। 500 बेड्स का एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल भी बना जा रहा है, एक जनरल हॉस्पिटल बनाया जा रहा है सियालकोट में। फिर सियालकोट में ही नई इंडस्ट्रियल स्टेट पस्तूर रोड पर तामीर की जा रही है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो अनाउंस की जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ना सिर्फ लाहौर बल्कि सियालकोट और उसके बाद मियाँ वाली के लिए भी बहुत अच्छा है। और मियाँ वाली में जो कहा जा रहा है उसके लिए भी पैकेज है यूनिवर्सिटीज का और फिर अस्पतालों का। अब ये जो पैकेजेस अनाउंस किए गए हैं दिसंबर के खुसूसन महीने में हम बात करेंगे, जो कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे सीनियर रिपोर्टर हैं दुर्र नयाब, वो हमें बताएंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट प्लान कर रही है और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी और फिर ये जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से आएंगे। अस्सलाम वालेकुम दुर्र नयाब। वालेकुम सलाम अबू सर। थैंक यू दुर्रे, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। ये बताइएगा दुर्रे नयाब कि ये जो अनाउंसमेंट्स हैं खुसूसन लाहौर की 6000 करोड़ रुपया, फिर मियाँ वाली, फिर सियालकोट और फिर बुजुर्ग प्रोग्राम, ये प्रोजेक्ट तो बड़े ज़बरदस्त हैं और ऐलानात भी बड़े अच्छे लग रहे हैं कानों को सुनने के लिए, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या प्लान बनाया गया? देखिए, ये लाहौर के लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है कि ये गवर्नमेंट जो फोर्सी कर रही थी कि लाहौर शहर पे बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए गए हैं और अब पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोजेक्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2-2.5 सालों में ये समझ चुके हैं कि लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और लाहौर में बहुत तेज़ी के साथ आबादी बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, कारोबारी मौके बढ़ रहे हैं और यहाँ पे प्लान करने की ज़रूरत है शहर को। ख़ास तौर पे जो 60 अरब रुपए के लाहौर के प्रोजेक्ट्स हैं, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो तरक्याती मंसूबों को पसंद नहीं करते, वो लाहौर शहर के मंसूबों के हवाले से इतने फिक्रमंद नहीं है, वो लाहौर से बाहर काम करने पे तवज्जो देते हैं। इस खबर के बाद बिल्कुल नहीं लग रहा। लेकिन अब बात की जाए अब बात की जाए तो सबसे पहले कि उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी है। हेल्थ पे जिस तरह अबू ज़र ने बताया कि हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और अरफा करीम सेंटर के साथ 7 अरब रुपए की एक बड़ी रकम के साथ ये हॉस्पिटल बनाया जाएगा। ये एक अबंडेंट लैंड थी जो कि कई सालों से पड़ी थी और उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा था। उस पर कभी कहा जाता था पार्क बनेगा, कभी कहा जाता था बिजनेस एक टावर बनेगा, कभी ये कहा जा सकता था कि अरफा 2 बनेगा। इसके साथ लाहौर शहर में शेरावाला गेट जो कि बिल्कुल पसमानदा इलाका है, वहाँ पे बिल्कुल भी पिछली हुकूमतों में तवज्जो नहीं दी गई, सर्कुलर रोड पे तवज्जो नहीं दी गई और अंदरून शहर के मसाइल पे तवज्जो नहीं दी गई। अब यहाँ पे रेलवे स्टेशन के साथ शेरावाला गेट से एक उठेगा ब्रिज और ऑस्ट्रेलिया मस्जिद चौक पे उतरेगा 4.5 अरब की लागत से। इसी तरह आप शाकाम चौक, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है लाहौर शहर में, जी दाखिली खारजी रास्ते चौक हो चुके हैं। अब बहुत ज़रूरी है कि लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते बढ़ाए जाए। अगर बहरिया टाउन से पहले शाकाम चौक पे ये ओवरहेड ब्रिज बना दिया जाता है तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें भी प्लानिंग कर ली गई है, 2 अरब रुपए से ज़ायद इस पर लागत आएगी। इसी तरह मेट्रो बस के ट्रैक के साथ गुलाब देवी पे फिरोजपुर रोड पे जब ट्रैफिक जैम होती है वहाँ पे सिंगल लाइन अंडरपास प्रिपेयर किया गया है। ग्रीन ब्लॉक में फ्लाईओवर हेड और अंडरपास प्रिपेयर किया गया है। इसी तरह समनाबाद मोड़ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। ऑरेंज लाइन ट्रैक के बनने के बाद
समनाबाद मोड़ चौक होता है, वहां भी अंडरपास बनेगा। बिल्कुल। अच्छा दुर्रे नायब, ये इन्फॉर्मेशन तो सारी हमने दी और आप यकीन करें जब मैं खुद पढ़ रही थी और अभी जब आप बता रहे हैं तो मैं खुशी से फूल रही हूँ कि मतलब फाइनली द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करने हैं और ये खुशाइंद है। लेकिन ये मेरी खुशी कितनी देर तक है? क्या ये जो इतने अरबों रुपए की हम बात कर रहे हैं ये एक्चुअली हमारे पास पड़े हुए हैं? अब सिर्फ लाहौर की बात नहीं, हाँ, सियालकोट में जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मियांवाली में यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, सड़कें, नए स्कूल तामीर करने जा रहे हैं। इतने पैसे हैं गवर्नमेंट के पास? जी बिल्कुल, ये तो डेवलपमेंट जो पैकेज है वो तो तैयार किया जाता है जब बजट तैयार किया जाता है। हाँ। और उसके साथ लाहौर का कितना शेयर होगा, लाहौर से बाहर दीगर शहरों का कितना शेयर होगा, जिस तरह मुल्तान में है, डेरा गाजी खान में है, तौनसा में, तौनसा पैकेज बहुत एक इम्पॉर्टेंट पैकेज है जो जनूबी लाहौर के लिए सारा बनाया जाएगा। उसमें बड़े पैसे जो हैं वो मौजूद तो हैं लेकिन डाइवर्ट किए जाएंगे। मुख्तलिफ सेक्टर से पैसे जो हैं वो निकाल के डेवलपमेंट सेक्टर में डाले जाएंगे। अनाउंसमेंट फिर ही ये प्रोजेक्ट्स की हुई ना, हेल्थ की भी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हुई, एजुकेशन की भी हुई। कौन से सेक्टर से निकालेंगे? जी बिल्कुल, ये तमाम वो डेवलपमेंट के सेक्टर्स हैं जिनमें पैसे ये हेल्थ के लिए जो मुख्तस किए हुए थे, एजुकेशन के लिए जो मुख्तस किए हुए थे, उनके मजीद पैसे जो हैं वो आप बता रहे हैं कि अगर दूसरे प्रोजेक्ट्स के पैसे भी डाले जा रहे हैं, फिर इसके अलावा इन पर काम भी मजीद किया जाए। डेवलपमेंट जो कट लगाया था लगता है कि उसको रिव्यू किया गया है और फिर दोबारा डेवलपमेंट होगी, तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर भी काम हो रहा है कि उसके साथ भी कुछ रिसोर्सेज किए जाएं, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट को भी कहा जा रहा है कि वो भी आ सकती है इससे। हाँ जी बिल्कुल, देखिए आप लाहौर की बात करें और पिंडी की बात खास तौर पे, पिंडी रिंग रोड को पीपीपी मोड के तहत रिवाइव करने जा रहे हैं। लाहौर में अगर बात करें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट लगने हैं जो कि इंटरनेशनल डोनर्स के साथ, जिसमें डेनमार्क है, फ्रेंच है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, वो दे रहे हैं। उसमें हुकूमत पे कोई बोझ नहीं होगा। इसी तरह लाहौर रिंग रोड का जो सदर्न लूप है 3 जिसमें बहरिया टाउन से मुल्तान रोड पे उसने निकलना है 8 किलोमीटर पे, वो भी अभी अदालती अहकामात की वजह से उस पर काम रुका हुआ है, लेकिन वो भी पीपीपी मोड पे है, प्राइवेट हुकूमत का कोई बोझ, उस पे हुकूमत का कोई बोझ नहीं है और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो कंप्लीट की जाती है गवर्नमेंट ऑब्वियसली पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट के साथ। अच्छा दुर्रे, अब जाते जाते ये बता दें कि इतने सारे पैसे भी हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं, कितना टाइम लगेगा? ये कोई अगले 10 साल की प्लानिंग तो नहीं है? मतलब इसी टेन्योर में क्या उम्मीद रखें कि कंप्लीट होंगे या इवन इनिशिएटिव लिया जाएगा? देखिए, वज़ीर आला पंजाब ने बड़ा वाज़िया तौर पे कहा है, अगर लाहौर में कम आमदन वाले अफराद के लिए अपार्टमेंट्स बनने हैं तो उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2020 तक इसकी फिजिकल प्लानिंग होनी चाहिए। अच्छा। इसी तरह जो नए बस टर्मिनल बन रहे हैं लाहौर शहर के अंदर, उसके आइंदा हफ्ते के अंदर अंदर उसके तमाम डिजाइन, उसकी हर चीज रेडी होनी चाहिए। और इसी तरह अगर इसी पेस में रहते हैं तो आखिरी 2 साल के अंदर पीटीआई गवर्नमेंट लाहौर समेत पूरे पंजाब में तकरीबन मैं इसको कह सकता हूँ कि 200 अरब के करीब प्रोजेक्ट्स को आमीन भी कह देती हूँ, इंशाल्लाह भी कह देती हूँ और माशाल्लाह भी कह देती हूँ कि जरूर पूरा हो। बल्कि मुबारकबाद भी शुक्र अल्लाह का कि एक्चुअली वेरी, जिसे कहते हैं ना कि हम बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली मैं इंशाल्लाह और आमीन बोल रही हूँ, क्योंकि ना सिर्फ ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जहां आवाम को फैसिलिटेट करते हैं, मेरा वही पॉइंट है, बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज के रोजगार आते हैं, कितनी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। थैंक यू दुर्रे, आप हमारे साथ मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये बताया जा रहा है इसी तरह इंप्लीमेंटेशन भी होगी, बहुत जल्द होगी और आवाम भी इसको देखेगी। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे विफाकी हुकूमत की जानिब से जो इंट्रोड्यूस किया गया MTI एक्ट। इस्लामाबाद के 3 बड़े अस्पतालों में मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑर्डिनेंस लागू होने और फिर खुद मुख्तार इदारा बनाए जाने पर डॉक्टर्स अभी गुज़िश्ता 16 रोज से एहतजाज कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि वो सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जिन्होंने सुनना है, देखना है, वो इस चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं कि शायद ये गलत हो। बिल्कुल, और डॉक्टर्स ने अपना अगला लाएहमल भी अनाउंस किया है कि धरना देंगे वो और इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। वो पोली क्लिनिक, पेम्स हॉस्पिटल हो या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन, जहाँ पर ये लागू किया गया है। और डॉक्टर्स का कहना है कि इस ऑर्डिनेंस के तहत अस्पतालों की निजकारी की गई है। अब मरीजों का फीस अदा करने के बाद ही इलाज मुमकिन हो सकेगा। मुफ्त इलाज ख्वाब खरगोश हो गए। अस्पतालों को
खुद मुख्तार इदारा करार दिए जाने के बाद अस्पतालों के मुलाजमीन को सिविल सर्वेंट मुलाजमत रखने या MTI एक्ट के तहत मुलाजमत रखने की ऑप्शन भी दी गई है। MTI एक्ट बेसिकली ये है कि इंतजामिया को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का एक पूरा सेटअप होगा जिसके अकॉर्डिंगली पूरे हॉस्पिटल के निजाम को चलाया जा सकेगा। वही डिसाइड करेंगे कौन से डॉक्टर ने पोस्टिंग यहाँ पर करनी है या नहीं करनी, किसको किस पोस्ट पर लगाना है, एग्जैक्टली कौन से पेशेंट ने फ्लार टेस्ट के लिए कितने पैसे देने हैं, कितने नहीं देने हैं। डॉक्टर्स का असल में मुतालिबा क्या है, मेन कंसर्न उनका क्या है, क्यों वो 16 रोज से एहतजाज कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। स्पोक्स पर्सन ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर हैदर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। MTI एक्ट जिसमें गवर्नमेंट तो कहती है ये प्रोपेगेंडा है कि निचकारी हो रही है, गवर्नमेंट ये भी कहती है कि प्रोपेगेंडा है कि मुफ्त इलाज नहीं होगा, गवर्नमेंट ये भी कहती है कि प्रोपेगेंडा है कि इससे डॉक्टर्स का रोजगार मुतासिर होगा। आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं, फिर आप बताएगा कि हकीकत आपके मुताबिक क्या है? देखिए जी, पिछले साल की लाने की कोशिश की गई थी जिस वक्त एडवाइजर हेल्थ डॉक्टर जफर मिर्जा साहब थे और सेक्रेटरी हेल्थ अला बख्श मालिक साहब थे। उस वक्त भी हमने प्रोटेस्ट किया, हमारे साथ मुज़ाकरात किए गए, वीकली बेसिस पे मिनिस्ट्री में नेगोशिएशंस होती रही। और मैं आपको ये बता दूं कि रिकॉर्ड पे मौजूद है कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें 6 लोग पेम्स से थे, जिसमें मैं भी शामिल था, और 6 लोग गवर्नमेंट की तरफ से थे। और एजेंडा ये था कि हम लोग ये जो MTI ऑर्डिनेंस आ रहा है इस पे हम डिस्कशन करेंगे, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे। और जो जफर मिर्जा साहब के क्लोजिंग रिमार्क्स थे वो ये थे कि जब भी हम कोई चीज फाइनल करेंगे, एक हमने उन्हें ड्राफ्ट खुद भी बना के दे दिया था रिफॉर्म्स के लिए। हम ये नहीं चाहते कि रिफॉर्म्स ना आए, हम चाहते हैं अगर आप बेहतरी ला सकते हैं जरूर लाएं। उन्होंने ये कहा था कि जब भी हम कोई एक्ट ये ड्राफ्ट बनाएंगे उससे पहले आपको कॉन्फिडेंस मिलेंगे, ये कमेटी दोबारा बैठेगी और उसके बाद जब तक एक एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होता मैं इस ऑर्डिनेंस को नहीं लाऊंगा। उनकी फुटेज मौजूद है जिसमें उन्होंने वादा किया था कि ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं आएगा। लेकिन अफसोस की बात यह हमें जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो ये कि अभी कोविड की आपको पता है सेकंड वेव चल रही थी। हमारे बहुत से डॉक्टर्स, हमारे एम्प्लॉयज जो हैं वो इस वक्त कोविड से मुतासिर हैं, बाकी जो हैं वो ड्यूटीज कर रहे हैं। पिम्स अस्पताल में इस वक्त 8 वार्ड्स कोरोना के लिए काम कर रहे हैं जी। जो आइसोलेशन वार्ड था वो जब फुल हो गया तो फिर मजीद वार्ड्स जो है उनको कन्वर्ट किया गया। ऐसे में जब हम अपनी ड्यूटीज में मसरूफ थे उस वक्त हम पे ये किस्म का हमला किया गया। उन गवर्नमेंट से हमें ये गिला है कि देखें, आप पहला कोविड की पहली वेव आई, पिम्स से आपने कोई बड़ी खबर सुनी कि वहां पे कोई बड़ा इशू है मैनेजमेंट पे? नहीं हुआ। बावजूद लिमिटेड रिसोर्सेज के, बावजूद लिमिटेड ट्रेनिंग के, वहां के डॉक्टर्स ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने बड़ा अच्छा मैनेज किया और आपको पता है कि हम कामयाब हो गए। अभी जब सेकंड वेव आई इसी सिस्टम को अगर आप वो KPK की हर बात में एग्जांपल देते हैं, आप उधर के MTI से कंपेयर कर लें, वहां आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ऑक्सीजन का कितना बड़ा मसला हुआ, जाने जाया हुई, पूरी दुनिया ने देखा। तो अगर आप इन दोनों सिस्टम्स को इस कोविड के दौरान इसी बात पे कंपेयर कर लें तो बताएं कि फेलियर कहां पे हुआ है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, KPK में तो प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, आज तक भी MTI एक्ट लागू होने के बाद भी डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड दे आर स्टिल ऑन टू द पॉइंट कि ये डिजास्टर एक सिस्टम को लाया गया है, चाहे वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मद में हो या जिस भी मद में हो। MIT एक्ट जो हम बात करें MTI, इसमें हमारी जब बात हुई थी मुआवने खसूसी बराए से डॉक्टर फैसल सुल्तान से या जब भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि ये निजकारी नहीं है। आप लोगों का एक मेन एजेंडा जो प्रोटेस्ट में आप लोग उठाते हैं कि मुफ्त इलाज की सहूलत खत्म हो जाएगी, वो ये कहते हैं कि मुफ्त इलाज की सहूलत बिल्कुल खत्म नहीं होगी, मरीजों को ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से फैसिलिटीज मिल सकेंगी। देखें, हमने उन्हें कहा कि अगर आप कोई रिफॉर्म्स ऐसे लाना चाहते हैं, हम स्टेक होल्डर्स हैं, आप हमारे साथ डिस्कस करें, हम भी अगर किसी चीज से बेहतरी आती है तो आपके साथ करने को तैयार हैं। ठीक है। लेकिन बात ये है कि आप अभी भी KPK में MTI सिस्टम इन्होंने लागू किया, वहां पे ये फेल हुआ, वहां के 40 से 50% लोग अभी भी पिम्स रेफर हो रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि इस वक्त भी पिम्स अस्पताल में MTI में KPK में काम करने वाले 3 डॉक्टर्स हमारे पास एडमिट हैं। अगर ये सिस्टम इतना अच्छा है तो वहां से लोग इधर डॉक्टर साहब आप डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद MTI। कम ऑन डॉक्टर साहब, ऐसे तो ना कहें ना कि अगर कोई अच्छे हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटीज को रेफर किया जा रहा है कहीं से तो इसका ये मतलब नहीं है। इतने अच्छे हो जाने चाहिए थे कि यहाँ से पेशेंट वहाँ जाने चाहिए थे, ये कम से कम वहाँ से रेफर नहीं होने चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी बात से अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा कि जो सवाल है कि निजकारी हो रही है या नहीं हो रही। डॉक्टर साहब, निजकारी हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर अस्पतालों में मुफ्त इलाज खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा, ये बताएं कि इशू क्या है आपका मकसद। निजकारी नहीं होगी, इसका मैं आपको प्रूफ ये दे सकता हूँ कि इस वक्त पिम्स अस्पताल में आप देख लेंगे जो कोविड के पेशेंट से उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, कोई उनसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जा रहा। इसके मुकाबले में आप KPK के हॉस्पिटल्स देख लें, वहां जब ऑटोनमस कर देते हैं फिर BOG ने अपना रेवेन्यू भी जनरेट करना होता है। तो फिर मैं आपको कुछ रेसिप्ट शो कर सकता हूँ जिन पे उनने पेशेंट्स को चार्ज किया, वो बुनियादी टेस्ट जो कोरोना के पेशेंट से किए जाते हैं उसके लिए भी उन्हें चार्ज किया गया।
कोरोना टेस्ट जो गवर्नमेंट मुफ्त कर रही है वो वहाँ के सरकारी अस्पतालों में भी चार्ज किया जा रहा है। मुफ्त हो रहे हैं, जो वहाँ पे एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनके जो टेस्ट किए जा रहे हैं उनसे चार्ज किया जा रहा है। हाउ मच? पहले तो ये बिल्कुल मुफ्त है, इवन पंजाब में भी मुफ्त टेस्ट की मुफ्त प्राइसेस हैं, लेकिन बात ये कि वहाँ पे चार्ज किया जा रहा है। जाहिर है जब उन्हें एक बीओजी जब ऑटोनमस हो जाएगा और उन्हें हॉस्पिटल रन करना एक सेट बजट होगा, उसके बाद जितना भी उन्हें खुद ही डिसाइड करना कि हमने कितना रेवेन्यू जनरेट करना है वो खुद अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ बातें आपकी ठीक हैं, कुछ ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की ठीक है। ये मसला तभी हल हो सकता है जब टेबल पर बैठकर, जैसे आपने अपनी बात के आगाज में कहा, दैट वाज मैच्योर ऑफ यू कि आपसे मुशावरत करनी चाहिए थी, बिकॉज यू गाइज आर ग्राउंड सोल्जर्स, आप लड़ाई लड़ रहे हैं एक्चुअली रियलिटी ग्राउंड के उस पूरे मैदान में। दूसरा मेरा ये पॉइंट है कि देखें अभी क्या ऐसी जल्दी आ गई थी जब कोविड की कम से कम जो ये जो दूसरी लहर है, आपको सॉल्यूशन क्या नजर आ रहा है इस प्रोटेस्ट से? व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ इट? गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाना था, ले आए, गवर्नमेंट ने नाफिज करना था, हो गया, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं लगता? देखें जो उन्होंने कर तो दिया, लेकिन कल हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई है, फर्स्ट टाइम हमसे जो अली अवान साहब हैं अपने के उनने हमसे मीटिंग की और फिर हमको वो डॉक्टर फैसल सुल्तान के पास भी लेके गए थे। वहां पे उन्होंने अपनी यही जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके आगे रखे और उन्होंने कहा कि आप अपनी जो डिमांड्स हैं वो अली अवान साहब की वसातत से मुझ तक पहुंचाएं और हम इस पे कुछ कोशिश करते हैं कि क्या। डॉक्टर साहब क्विकली अगर आप बता सकें वो डिमांड्स क्या हैं, ताकि हमें भी मालूम हो सके कि वो क्या है डिमांड्स 2 से 3 जो कि आपने रखनी है आगे जाकर। बेसिक हमारी डिमांड है वो ये कि यहाँ के जो सिविल सर्वेंट राइट्स है वो खत्म नहीं होने चाहिए, पिम्स को स्केड्यूल 3 से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जब उससे निकालेंगे तो हमारे जितने भी राइट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे रिहाइश है, हायरिंग है, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो मेन तो ये है। दूसरा, हमें कुछ सीनियरिटी का डिपार्टमेंट्स में जब एमटीआई जो लोग ऑप्ट कर लेते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं ऑप्ट करते उनके लिए उन्हें कहा जाता है कि आप डेपुटेशन पे चले जाएं। केपीके में तो एक सूबे में चले, आप एक हॉस्पिटल से डेपुटेशन से दूसरे हॉस्पिटल में चले जाएं। इस्लामाबाद में पिम्स की डॉक्टर डेपुटेशन किस हॉस्पिटल में जाएं? थर्ड, व्हाट इज द थर्ड डिमांड? थर्ड हमारी डिमांड ये एक पूरा हमने उनको ठीक है, एक पूरा चार्ट उनको दिया है, बट आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द पॉइंट जहां पे वो मुफ्त इलाज की सहूलत गरीबों से छीन जा रही है, जो डॉक्टर कहते हैं पॉइंट आया नहीं है, तो ये दैट्स व्हाट कंसर्न्स मी। और जी आज का हमारा वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।